प्यारे साथियों, भाई बहनों, आज मैं रिलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो रिलेशन क्या होता है, ये कैसे बनता है, मैथमेटिक्स में इसको किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या है? ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसका डेफिनेशन कहता है ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स listed in a specific order separated by comma and enclosed in parenthesis is called an order pair। देखिए, पैरेंथेसिस में बहुत सारा सिंबल आता है, उसी में एक सिंबल है यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा गया है सेपरेटेड बाय कॉमा ए बी। तो यह क्या हो जाएगा? ऑर्डर पेयर। नंबर में अगर इसका एग्जांपल देंगे ये हो जाएगा इस तरह से 2 3। यह एक हुआ क्या? ऑर्डर पेयर। दो नंबर है ना, एक ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में रखा गया है सेपरेटेड बाय कॉमा, यह क्या कहलाएगा? ऑर्डर पेयर। अब है क्या? टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होगा? इस पर से रिलेटेड क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सब में आते रहते हैं कि दो ऑर्डर पेयर, एक है एक्स वाई, दूसरा है ए बी, ये दोनों इक्वल होगा कब? जब x इक्वल टू ए होगा, y इक्वल टू बी होगा। यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, तब वह दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होगा। और अगर ऐसा होता है दोनों का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल, दोनों का सेकंड एलिमेंट इक्वल है, तो वह दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो ये होगा, और अगर ये है तो ये भी होगा। इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइज का मतलब यही है, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो यह स्टेटमेंट भी सही होगा, ये स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। आइए इस पर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे दिया गया है कि x + 1 y + 4 इक्वल टू 2 5, फाइंड x एंड y। तो क्या करेंगे? ये दोनों एलिमेंट सेपरेटली इक्वल होगा। x + 1 इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1, और y + 4 इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 5 - 4 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये क्या 2 3 इक्वल होगा 3 2 का? नहीं, ये इक्वल नहीं होगा। इसको हम लोग देखते हैं क्यों कि 2 3 के इक्वल नहीं है और 3 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए कभी भी ए बी इक्वल नहीं होगा बी ए का। ये इक्वल है, इसका मतलब कि ए इक्वल टू बी है। हम लोग ऐसे भी डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 0 1 2 3 4, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 1 2 3, इधर आ गया -1 -2। तो देखते हैं 2 3 मतलब ये 2 ये 3, तो ये पॉइंट हो गया 2 3 3 2, यहाँ है 3 ये है 2, तो ये पॉइंट हो गया 3 2। क्या यह दोनों पॉइंट सेम है? सेम पॉइंट को ये दोनों डिनोट नहीं कर रहा है, इसलिए भी यह दोनों पॉइंट सेम पॉइंट नहीं हो रहा है, और यह दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे का इक्वल नहीं हो रहा है। इस तरह से हम लोग ऑर्डर पेयर के बारे में समझते हैं। आइए अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, then the set of all order pairs
AB for all A belong to A and B belong to B is called the Cartesian product of set A with set B. It is denoted by A cross B. इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर A इक्वल टू है 1 2 3, B इक्वल टू है 5 6, तो A क्रॉस B ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इक्वल टू क्या हो जाएगा, A पहले है तो एक एलिमेंट पहले आएगा, जैसे 1 इसके 5 के साथ हुआ, फिर 1 इसके 6 के साथ, इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा। 2 5 2 6 3 5 3 6 यहाँ पर आकर के ये खत्म हो गया। इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। अगर ए पहले है तो ए का एलिमेंट पहले लिखाएगा, बी बाद में है तो बी का एलिमेंट बाद में लिखाएगा। अगर बी क्रॉस ए हम लोग लिखना चाहें तो यह इस तरह से होता है, जैसे 5 6 इंटू 1 2 3, बी पहले है तो बी का एलिमेंट पहले लिखाएगा। यहाँ 5 हुआ तो 5 विद ए 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3, ये हो जाएगा A क्रॉस B B क्रॉस C। ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद B एंड B विद A। यहाँ पर क्या होता है, A का हर एक एलिमेंट यहाँ पर B के हर एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या आता है B का हर एक एलिमेंट A के हर एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग ऐसे डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। यह सेट A हुआ, यह सेट B हुआ, यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ है 5 6, हम लोग दिखा रहे हैं क्या, A क्रॉस B। तो 1 5 और 6 दोनों से जुड़ा हुआ है, 2 5 और 6 दोनों से जुड़ा हुआ है, 3 5 और 6 दोनों से जुड़ा हुआ है। ये हुआ B क्रॉस A। अगर हम लोग दिखाएं ये हो गया 5 6 1 2 3, 5 इस 1 से, 5 2 से, 5 3 से, फिर 6 जुड़ा हुआ रहेगा 1 से, 6 2 से, 6 3 से। इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। आइए अब हम लोग रिलेशन के बारे में समझते हैं। रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर, रिलेशन को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अगर बहुत सारा रिलेशन होता है तो R1 R2 R3 इस तरह से करते हैं। ए रिलेशन R फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A to a non empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B। अगर R A क्रॉस B का सबसेट है तो वह रिलेशन होगा R फ्रॉम A to B, और यही R अगर सबसेट है B क्रॉस A का तो वह रिलेशन हो जाएगा R फ्रॉम B to A। ठीक है, thus R is a relation from A to B, implied and implied by R is subset of A cross B। ये अगर A क्रॉस B का सबसेट है तो रिलेशन होगा A to B, और अगर रिलेशन A to B है तो R सबसेट होगा A क्रॉस B का। अब हम लोग समझते हैं इसके एलिमेंट को कैसे लिखेंगे। If xy belongs to R, अगर R में
कोई XY बिलोंग कर रहा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर A क्रॉस B लिया है, इसका एक सबसेट लेते हैं R, मान लेते हैं, उससे कुछ एलिमेंट लेकर के बनाते हैं यहाँ पर एक सबसेट 1 5 2 5 3 6, ये ले लिए। अब हम लोग समझते हैं इसके एलिमेंट को। यहाँ देखते हैं कि 1 5 ये बिलोंग कर रहा है R में, यह प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 इज रिलेटेड टू 5। और यही चीज अगर देखेंगे हम लोग कि 3 5 डज नॉट बिलोंग टू R, 3 5 R में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 इज नॉट रिलेटेड टू 5। इसको ऐसे लिखते हैं, R लिख करके इस तरह से काट देते हैं और पढ़ेंगे 3 इज नॉट रिलेटेड टू 5। ये हुआ तरीका ऐसे लिखने का। अब आती है बात डोमेन ऑफ R एंड रेंज ऑफ R। ये अगर कोई रिलेशन R दिया हुआ है तो इसका डोमेन क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा, यहाँ 1 2 3 आया, ये हो गया डोमेन। और रेंज ऑफ R हुआ सेकेंड एलिमेंट ऑफ R, जो ऑर्डर पेयर है R में, उसका सेकेंड एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर का, उसका सेट होना चाहिए, यह हो जाएगा रेंज ऑफ R। ये हर जगह रिलेशन में लागू होगा। और कोडोमेन हम लोग किसको कहेंगे, जो सेकेंड सेट है, ये R अगर A टू B है तो ये B जो होगा सेट, वह कहलाएगा कोडोमेन। यही ध्यान रखेंगे, यह सेट B जो है वही कहलाएगा कोडोमेन। हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। हम लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं, डोमेन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ R फ्रॉम सेट A टू सेट B। रेंज में लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन ए रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड रेंज ऑफ R। लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग सेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का सेम मीनिंग है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं, ये रिलेशन अगर R है दिया हुआ तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। इनवर्स ऑफ R ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू जो एलिमेंट इसमें दिया हुआ है उसको उल्टा देंगे, रिवर्स ऑर्डर। 1 5 है, ये हो जाएगा 5 1, 2 5 है तो हो जाएगा 5 2, 3 6 है तो ये हो जाएगा 6 3। ये हो गया R इनवर्स, यानी इनवर्स ऑफ R इनवर्स इक्वल टू, यानी कि क्या हो जाएगा YX such that Y belongs to B, X belongs to A and XY belongs to R। ये हुआ R इनवर्स लिखने का तरीका। अब हम लोग समझते हैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर A में 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इक्वल टू 3, B में 5 एलिमेंट, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर गिन करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुआ। हम लोग यहाँ से भी देखते हैं 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये हो जाएगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट। यानी कि अगर हम लोग मान लें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू स्मॉल ए है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू स्मॉल बी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होगा, ए बी हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाता है, 2 टू द पावर n होता है। n का काम यहाँ कौन कर रहा है, ए बी, तो 2 टू द पावर ए बी हो गया। और जितना नंबर ऑफ सबसेट्स होगा उतना नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर ए बी। इस पर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बराबर। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। जितना पॉसिबल सबसेट्स होगा ए क्रॉस बी का उतना रिलेशन होगा ए टू बी पर। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ आगे। इसमें आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, जब भी रिलेशन होगा ए टू बी तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा और बी क्रॉस ए का सबसेट होगा तो वह रिलेशन बी टू ए होगा। तो अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर सिंस ये वाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हर एक सेट का सबसेट होता है। Therefore this word phi is a relation, यह भी एक रिलेशन होगा, is a relation from A to B। यह क्या होगा, एक रिलेशन होगा A से B पर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, it is called empty relation। इसी को कहते हैं void relation। इसको हम लोग void relation भी कहेंगे, इसी को हम लोग null relation भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़े हैं पहले, हर एक सेट खुद अपना एक सबसेट होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ए क्रॉस बी खुद भी एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, इसलिए ए क्रॉस बी इज ऑल्सो ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी खुद भी एक रिलेशन होगा ए टू बी पर। It is known as इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ये कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि बाकी जितना भी रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो सभी ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है। और यूनिवर्सल सेट जिस तरह से होता है किसी सर्टेन कंसंट्रेशन में वह सबसे बड़ा सेट होता है, उसी तरह से यहाँ पर ए क्रॉस बी सारे रिलेशंस में सबसे बड़ा रिलेशन है, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं।
ये हम लोग कुछ स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन है, इसको समझते हैं यहाँ पर। अब हम लोगों को पढ़ना है रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट। ये R जब क्या सबसेट हो जाएगा A क्रॉस A का, तो यह कहलाएगा रिलेशन ऑन ए सेट। इसका बहुत सारा टाइप है, जैसे फर्स्ट टाइप आइडेंटिटी रिलेशन, में आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, वैलेंस रिलेशन, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन। ये सभी रिलेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं हमारा वीडियो इसी तरह से आप लोगों तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।